नमस्कार दोस्तों। मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम एक और पेपर हल करने वाले हैं और पेपर का नाम है, ये डीएसएसबी का पेपर है पीजीटी का। और पीजीटी में बात करें तो कौन से सब्जेक्ट का? पीजीटी में ये ड्राइंग सब्जेक्ट का पेपर है। और पेपर ये कब का है? ये पीजीटी का जो पेपर हुआ था 2021 में, वो पेपर है। यानी ड्राइंग का जो पीजीटी लेवल का जो पेपर है जो 2021 में हुआ था, इस पेपर की डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं। अगर आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो, इसी पीडीएफ से यही आंसर देखना चाहते हो, तो मिशन आर्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और आप डीएसएसबी की डेडिकेटेडली तैयारी करना चाहते हो तो लक्ष्य बैच है जो डीएसएसबी के लिए लॉन्च हो चुका है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। ओनली टेस्ट देना चाहते हो तो आप लक्ष्य 2.0 में आ जाओ। और राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, यहाँ तक कि नेट तक की कोई भी आप तैयारी करो, तो आप इसमें आ जाओ अर्जुन बैच में, क्योंकि ये राजस्थान के स्कूल व्याख्याता से संबंधित है। इसके अंतर्गत आपको जो क्लासें हैं टॉपिक वाइज, वो क्लास मिलेगी, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी और आपको पुराने पेपर्स हैं वो सारे मिल जाएंगे। और अर्जुन बैच में आपको नेट से संबंधित जो टेस्ट सीरीज है वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। अब करते हैं स्टार्ट। ये सब आप जुड़ने के लिए आप हमारे मिशन आर्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हमारे मिशन आर्ट के टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और किसी भी प्रकार की इनमें से समस्या हो या कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। पहला प्रश्न, यानी पीजीटी 2021 में जो एग्जाम हुई थी उसी एग्जाम का ये पेपर है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ना। इसमें इमेज वगैरह सारी चीज़ें आपको एक एक करके बहुत डिटेल से दिखाई गई है। तो पकाई मिट्टी के ईंटों के सभ्यता कहलाती है। पकाई ईंटों की मिट्टी, यानी पकाई मिट्टी के ईंटों की जो सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता कहलाती है? तो ये सभ्यता कहलाती है सिंधु घाटी की सभ्यता। पुरातात्विक स्थान धोलावीरा से संबंधित है, यानी पुरातात्विक स्थल है धोलावीरा, ये कौन सी सभ्यता से संबंधित है? ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। पद्म पाणी बुद्ध के चित्र में भगवान बुद्ध की जो आकृति निहित है वह है, ये पद्म पाणी का ये चित्र है, अजंता की गुफा संख्या 1 में है। और इसमें भगवान बुद्ध की, ये भगवान बुद्ध की क्या है? प्रतिमा है या चित्र है। इसमें भगवान बुद्ध है वो किस मुद्रा में है? इसमें मुद्रा पूछी गई है, तो इसमें मुद्रा है कौन सी? त्रिभंग मुद्रा। अब त्रिभंग मुद्रा क्या होती है? जो द्विभंग है वो कौन सी होती है? अतिभंग कौन सी होती है? ये सारी चीजें पढ़नी है तो आप लक्ष्य बैच में आ जाइए, या फिर राजस्थान के विद्यार्थी है जो अर्जुन बैच में आ जाइए, वहां पर आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा। पद्म पाणी बोधिसत्व अजंता की किस गुफा में चित्रित है? अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित है। ये चित्र है, हमारी टीम ने आपको लगाया है। और इसी प्रकार से आपको हर क्वेश्चन से हर जो टॉपिक्स है वो इमेज के माध्यम से बहुत विस्तार से पढ़ाया जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य निर्मित प्रसिद्ध मूर्ति है। कांस्य निर्मित प्रसिद्ध मूर्ति किसकी है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है? तो ये मूर्ति की इमेज लगा दी। ये कौन सी है? ये कांस्य की नर्तकी है। सिंधु सभ्यता में कुकुदमान वृषभ की आकृति उत्कीर्ण है। यानी कुकुदमान जो वृषभ है, जो बेल है, वो आकृति मिली है। इनमें से किस पे मिली है? तो ये मिली है मोहर पे। अजंता गुफा में कुल कितने वर्षों तक चित्रण कार्य हुआ? तो आपको पता है 200 ईसा पूर्व से लेकर के समय माना जाता है 200 ईसा पूर्व से लेकर के 625 ईस्वी तक का ये जो समय है, ये अजंता की गुफाओं के निर्माण का माना जाता है। तो 825 वर्ष होते हैं। तो इसमें ऑप्शन में देखोगे तो आपको मिलेगा 800 वर्ष, इसके नजदीकी ऑप्शन है। 1954 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा अजंता के रंगीन चित्रों का प्रकाशन किस नाम से किया गया? तो ये किया गया था पेंटिंग ऑफ अजंता केव। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है वह है, यानी मोहनजोदड़ो से कौन सी मूर्ति है जो मिली है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है? तो इनमें बात करें तो ये मूर्ति है, ये कांस्य की कौन सी है? नर्तकी, कांस्य की नर्तकी है। आगे वाले प्रश्न में चले। इंग्लैंड का चित्रकार जिसने सर्वप्रथम अजंता के चित्रों की अनुकृतियां तैयार की, तो वो कलाकार था इंग्लैंड का जिसका नाम था रॉबर्ट गिल।
अजंता गुफाओं की चैत्य गुफाएं हैं, यानी इनमें से कौन सी गुफाएं जो अजंता की चैत्य गुफाएं हैं? तो अजंता से 5 चैत्य और जो 25 विहार गुफाएं प्राप्त हुई उनमें 5 चैत्यों में 2 कौन सी है? 9 और 10 हैं। 9, 10, 19, 26 और 29 की जो संख्या है वो मानी जाती है। ये अजंता की गुफाएं हैं। आप देख सकते हो कि ये गुफाओं की गणना कैसे होती है। इधर से देखो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर ये चैत्य गुफाएं हैं 9 और 10, फिर 11, 12, 15, यानी 15 और ये 16 और जो 15 गुफाएं इनके बीच में एक गुफा मिली जिसका नाम है 15A, और ये 30 नंबर गुफा भी यहाँ से प्राप्त हुई थी। फिर यहाँ पर आप देखोगे 19 मिलेगा, आपको 26 मिलेगा, एक 29 नंबर गुफा है वो भी कैसी है? चैत्य गुफा है। तो इस प्रकार से ये गुफाएं हैं, आप देख सकते हो। जातक कथाओं से संबंधित 6 दंत जातक चित्र अजंता की किस गुफा में है? 6 दंत जातक जो गुफा ये चित्र है जातक कथा का, तो ये गुफा संख्या 17 में है। आगे वाले, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में और घग्गर नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति के चित्र वाले मोहर में किन 4 पशुओं का अंकन है? ये पशुपतिनाथ की मोहर है। इसमें कौन से 4 पशु है जिनका अंकन है? आप देखोगे इसमें आपको चित्ता, हाथी, गेंडा और भैंस, यानी वही बात मैंने बताया था, बुफेलो यानी भैंसा या भैंस, यानी भैंसा है इसमें। यही इसका सही आंसर होगा। गलत कैसे है? गलत आगे वाले देखते हैं कैसे हुए। हाथी, गेंडा, यहाँ बंदर नहीं है, घोड़ा नहीं है। इसमें आप देखोगे घोड़ा नहीं है, घोड़ा नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि ये गाय और घोड़े से तो अपरिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो ऑप्शन नंबर 1 है ये सही होगा। अजंता गुफा में चित्रित चित्र विश्व में प्रसिद्ध है, यानी अजंता गुफा के जो चित्र हैं वो विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ये बात भी सही है इनकी। ऑलमोस्ट ये सारे कथन इनके क्या है? सही है। लेकिन सही कथनों में भी आपको सर्वाधिक जो सही कथन है वो निकालना है इसमें, ठीक है? तो इसमें सर्वाधिक जो सही कथन है वो है लयात्मक एवं भावपूर्ण रेखाओं के लिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की प्रतिमा किस पत्थर से बनी हुई है? पुजारी की पत्थर है जो पुजारी की ये जो प्रतिमा है ये अ, जो सफ़ेद चूना पत्थर है उससे बना हुआ है। लेकिन जब मैंने आपको पढ़ाया था वह मैंने बताया था आपको कि सफ़ेद चूना पत्थर है जो ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है? यहाँ सेल खड़ी यानी स्ट्रीटाइड स्टोन सेल खड़ी पत्थर, यानी ऑप्शन नंबर 3। यहाँ आप देख सकते हो, आप जुड़िए, ज्वाइन करिए। अजंता भित्ति चित्रों में प्राचीनतम चित्र किन गुफाओं से प्राप्त होते हैं? अजंता के भित्ति चित्रों में बात करें तो प्राचीनतम जो चित्र है वो किस गुफा में प्राप्त होते हैं? तो प्राचीनतम जो गुफा मानी जाती है, जो सबसे पहले बनी हुई अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा जो स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगा है, लोथल है, चन्हूदड़ो है। इसमें भरहुत है जो इससे संबंधित नहीं है। भरहुत है ये सुंग काल से संबंधित माना जाता है। यह कला का प्रधान केंद्र है जो माना जाता है। मर्तकों की कला शब्द का प्रयोग किस कला सभ्यता के लिए किया जाता है? तो मर्तकों की कला ये कहलाता है कौन सा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की कला। आप इनको ढंग से पढ़िए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ से मिलेंगे। और आप हमारी टेस्ट सीरीज या जो लक्ष्य बेचे जिसमें वीडियो लेक्चर के रूप में भी आपको चीज़ें पढ़ाई गई है तो आप जुड़ सकते हो। वर्तमान में अजंता में कुल कितनी चित्रित गुफाएं हैं? तो वर्तमान में अजंता में जो चित्रित गुफाएं हैं वो कौन सी है? 6, यानी कुल मिलाकर के कितनी गुफाएं चित्रित है? 6 गुफाएं हैं जो चित्रित हैं। कौन सी चित्र शैली मारवाड़ चित्र शैली की मुख्य शैली को समर्पित है? यानी इनमें से कौन सी शैली आपको बताना है? मारवाड़ यानी जोधपुर की जो मुख्य शैली है उनको समर्पित है। तो जोधपुर के अलावा बात करें तो इनमें जो प्रमुख शैली है वो कौन सी है? किशनगढ़ शैली है। राजस्थानी शैली में चित्रित प्रथम पोथी है। राजस्थानी शैली में चित्रित प्रथम पोथी की बात करें तो दिए गए ऑप्शन में बात करें तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा है? वसंत विलास है। किस राजस्थानी चित्र शैली के लिए राजा सावंत सिंह के योगदान को महत्वपूर्ण माना जाता है? राजा सावंत सिंह नागरीदास जो किशनगढ़ शैली के प्रणेता थे या किशनगढ़ के ये राजा हुआ करते थे, इसे ही माना जाता है। वर्ष के 12 महीनों का ऋतु वर्णन 12 मासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ? तो ऋतु वर्णन या 12 मासा चित्रों की बात करें तो ये राजस्थान की बूंदी शैली में है जो सर्वाधिक हुआ है।
पाल शैली के अधिकांश चित्र मिलते हैं, पाल शैली के अधिकांश चित्र पाल पोथियों में मिलते हैं। कृष्णों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी। किस शैली में इन चित्रकारों का प्रमुख विषय कौन सा है? राधा कृष्ण था, तो राधा कृष्ण विषय रहा था कौन से? पहाड़ी शैली के कलाकारों का रहा था। राजस्थानी चित्रों के प्रमुख विषय हैं, राजस्थानी शैली की बात करें तो राजस्थान शैली के जो शैली के जो चित्र हैं उनके प्रमुख विषय रहे थे राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनसे संबंधित चित्र। मौर्यकालीन कला को उच्चतम स्तर पर ले जाने का श्रेय जाता है, यानी मौर्यकालीन कला को उच्चतम स्तर पर कौन सा शासक लेके गया था? सबको पता है, ये सम्राट अशोक को माना जाता है और सम्राट अशोक इसे लेके गया था। महाभारत का चित्रित फारसी रूपांतरण है, महाभारत का चित्रित फारसी रूपांतरण है जिसे रजमनामा कहा जाता है। कांगड़ा चित्र शैली को किस शैली के प्रमुख केंद्र के रूप में माना जाता है? कांगड़ा शैली को बात करें तो कांगड़ा शैली है ये पहाड़ी शैली की प्रमुख शैली मानी जाती है या उपशैली मानी जाती है। राजस्थानी चित्र शैली की प्रमुख कितनी शैलियां हैं? राजस्थानी चित्र शैली की जो प्रमुख शैलियां हैं वो है 4। कौन कौन सी हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें प्रमुख मानी जाती है मेवाड़, इसके अलावा बात करें तो मारवाड़, इसके अलावा बात करें तो ढूंढाड़ ढूंढाड़ और इसके अलावा बात करें तो हाड़ौती, यानी हाड़ौती। ये राजस्थानी जो शैली है, राजस्थानी शैली की प्रमुख 4 शैलियां मानी जाती हैं। भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल माना जाता है। भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का जो समय माना जाता है वो 15वीं शताब्दी का माना जाता है। जयपुर शैली राजस्थान शैली की किस शैली की उपशैली है? जयपुर शैली की बात करें तो ये राजस्थान की किस शैली की उपशैली है? तो जयपुर शैली है ये राजस्थान की ढूंढाड़ शैली की उपशैली मानी जाती है। भारतीय लघु चित्र शैली की से उदयपुर का संबंध है, यानी किस शैली से उदयपुर का संबंध है? तो उदयपुर का संबंध है राजस्थान की मेवाड़ शैली से उदयपुर का है जो संबंध रहा है। अष्ट सहस्त्री का प्रज्ञा पारमिता चित्रित ग्रंथ संबंधित है। अष्ट सहस्त्री का प्रज्ञा पारमिता ये जो ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है ग्रंथ माना जाता है। आगे आप डीएसएसबी की तैयारी के लिए आप लक्ष्य बैच में आइए जिसमें आपको वीडियो लेक्चर और टेस्ट सीरीज दोनों मिलेगी। ओनली टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है तो लक्ष्य बैच 2.0 और राजस्थान के विद्यार्थी अर्जुन बैच में आ जाओ फटाफट। आगे चलते हैं। सारनाथ स्तंभ की गोल चौकी पर अंकित गज, गज का अंकन प्रतीक है, यानी गज का अंकन, यानी सारनाथ की जो चौकी है उसके ऊपर गज का अंकन किया गया है, घोड़े का अंकन किया गया है, बेल का अंकन किया गया है और शेर का अंकन किया गया है। उनके प्रतीक बताने आपको किसका गज है जो किसका प्रतीक माना जाता है? गज है ये ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा शेर किसका प्रतीक है, घोड़ा किसका प्रतीक है, बेल किसका प्रतीक है। आप फटाफट से बैच को ज्वाइन करें। जोधपुर लघु चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र है, जोधपुर लघु चित्र शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है वो है ढोला मारू का चित्र। रामपुरा से प्राप्त अशोककालीन स्तंभ शीर्ष पर पशु आकृति है जो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के प्रवेश द्वार पर रखा गया है। यहाँ पर टीम ने इमेज लगा दी। सोचो जब यूट्यूब पे आपको पेपर करवाया जा रहा है, इतनी मेहनत कर रही है मिशन आर्ट की टीम, तो आप सोचो जो जो बैच है उन बैच में कितनी मेहनत कर रहे होंगे। तो ये जो है ये द्वार पर किसकी मूर्ति है? ये है बेल की मूर्ति। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजस्थानी चित्र शैली से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा जो विषय ये राजस्थानी चित्र शैली से संबंधित नहीं है? तो है में देख लो, रासलीला है, रागमाला है, नायक नायिका भेद है, यहाँ पर जातक कथाओं का चित्रण है जो राजस्थानी शैली में बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अशोककालीन स्तंभों के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर है, अशोक के काल में जो स्तंभ बनाए गए वो किस पत्थर से बनाए गए? तो ये बनाए गए थे चुनार के लाल पत्थर से। किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में सर्वप्रथम यूरोपीय घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है? सर्वप्रथम यूरोपीय घनवाद का जो प्रभाव दिखाई देता है वो देता है गगनेंद्र नाथ ठाकुर के चित्रों में। कैलाश पर्वत को उठाता हुआ रावण मूर्ति शिल्प कहाँ स्थित है? तो ये एलोरा में है। एलोरा में बात करें तो एलोरा की गुफा संख्या 16 में। कहाँ है ये गुफा संख्या 16 में है। और किस मंदिर की दीवार पर है? यहाँ पर मंदिर है कौन सा? कैलाशनाथ, कैलाशनाथ।
कैलाशनाथ मंदिर की बाहरी दीवार पर ये जो दृश्य है जो बनाया गया है। कोणार्क का अर्थ है, कोणार्क का अर्थ है सूर्य का कोना या सूर्य का कोण। सूर्य का कोना, सूर्य का कोना है, यानी 3 नंबर ऑप्शन है, 2 नंबर नहीं है, आप ध्यान रखना। 3 नंबर ऑप्शन है इसमें, सूर्य का कोना। आगे वाले प्रश्न की तरफ चले। अमरावती स्तूप की खोज कब हुई थी? अमरावती स्तूप की खोज है जो कर्नल मैकेंजी के द्वारा 1793 ईस्वी में की गई थी। सॉरी, 1797 ईस्वी, किसमें? 1797 ईस्वी में की गई थी। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस काल में निर्मित हुआ? कोणार्क का ये जो सूर्य मंदिर है ये कलिंग काल में, कलिंग शैली में निर्मित हुआ था। एलिफेंटा का प्रसिद्ध शिल्प है, एलिफेंटा का जो प्रसिद्ध शिल्प है इनमें से देखेंगे तो आपको मिलेगा अर्धनारीश्वर का शिल्प। मथुरा की मूर्तियां निर्मित है। मथुरा के मूर्तियों की बात करें तो मथुरा की मूर्तियां हैं ये मैंने आपको बताया था, ये मंजीठिया रंग के पत्थरों से बनी हुई है। इसमें देखा जाए तो लाल पत्थर भी हो सकता था, लेकिन ये जो पत्थर है वो ऐसे लिखा है इसमें, रेड सैंड स्टोन। सैंड का मतलब होता है बलुआ या रेतीला, तो इससे जो इसका सही आंसर माना है वो रेतीले पत्थर को माना है, या रेतीले पत्थर से बना हुआ है। महाबलीपुरम का दूसरा नाम है मामल्लपुरम, सबको पता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर में अंकित 7 घोड़े प्रतीक है। 7 घोड़े आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये घोड़ा है जो किसके प्रतीक है? ये दिन के प्रतीक है। सिंधु सभ्यता का तांबे का हंस किस स्थान से प्राप्त हुआ? तांबे का हंस की बात करें तो ये तांबे का हंस है जो लोथल से, हड़प्पा सभ्यता का है और ये लोथल से प्राप्त हुआ है। किस काल में सर्वप्रथम बुद्ध की मानव मूर्तियां गढ़ी गई? तो सर्वप्रथम बुद्ध की जो मानव मूर्तियां हैं ये कहाँ गढ़ी गई थी? ये गढ़ी गई थी मथुरा में, सबसे पहले मथुरा में ये बनाई गई थी। मथुरा से बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किस प्रकार की अन्य मूर्तियां प्राप्त हुई थी? तो मथुरा से शैव धर्म की, वैष्णव और जैन, अन्य सभी विकल्प इसमें क्या है? सही है। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी का संबंध है, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी का संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से, या सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा आ रहा है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से क्या था? इनका संबंध था। नटराज की मूर्ति इस मुद्रा में है, ये नटराज की मूर्ति है। ये कौन सी? ये चोलकालीन है। कौन सी? चोलकालीन है। चोलकालीन है, 12वीं शताब्दी में बनाई गई और इनकी जो मुद्रा है वो कौन सी है? अतिभंग है, अतिभंग। अब इसमें क्या अतिभंग के स्थान पर क्या मिला है? शिव क्या कर रहे हैं? तांडव नृत्य कर रहे हैं, तो इसमें आएगा तांडव नृत्य। एलिफेंटा जिस टापू पर स्थित है उसका नाम था, एलिफेंटा किस टापू पर स्थित है? यह है धारापुरी टापू पर, आप याद रखना कौन सा टापू है? धारापुरी टापू, और यह मुंबई से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पंच पांडव रथ कहाँ स्थित है? पंच पांडव रथ है ये महाबलीपुरम में स्थित है, वहां पर बने हुए हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स में शामिल है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या शामिल है? इसमें ड्राइंग होता है, एनिमेशन होता है, फोटोग्राफी होती है, अन्य सभी विकल्प क्या है? सही है। बरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? बरहुत स्तूप की खोज है जो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी, सबको पता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो लगातार पूछा जाता है। कैलाश मंदिर के शिल्प संबंधित है, कैलाश मंदिर, कैलाश मतलब यानी भगवान है, शिव से संबंधित है, तो ये कौन से? शैव धर्म से संबंधित है। शेषुनाग वंश की उपलब्ध सबसे प्राचीन प्रतिमा अजात शत्रु की मूर्ति को किस नाम से जाना जाता है? इस अजात शत्रु की मूर्ति को प्रखम यक्ष के नाम से जाना जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रखम यक्ष किससे संबंधित है? तो मौर्य काल से संबंधित है। ये कई बार प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सन 1905 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये याद रखना, 1905 नहीं है, एग्जिट 1907 ईस्वी है। एग्जाम में 5 पूछा था, आगे भी इसमें एक क्वेश्चन आएगा। यही अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापना की गई, जिसमें 1907 लिखा हुआ है। तो 1905 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। कांगड़ा शैली के संरक्षक, कांगड़ा शैली के संरक्षक की बात करें तो ये कौन थे? सावंत सिंह थे, नहीं, संसार चंद थे। कौन थे?
राजा संसार चंद सावंत सिंह है, ये किशनगढ़ शैली के थे, ये भी याद रखना। सावंत सिंह को नागरीदास कहा जाता है, ये किस शैली के हैं? ये है किशनगढ़ शैली के, ये है किशनगढ़ शैली के। और कांगड़ा शैली आती है पहाड़ी में, और वहां इसके संरक्षक कौन थे? राजा संसार चंद थे। अजंता का प्रसिद्ध गुफा चित्र मरणासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? तो मरणासन राजकुमारी अजंता की गुफा संख्या 16 में ये चित्रित है। बहुत प्रसिद्ध चित्र है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा एक जैन मंदिर है? जैन मंदिर की बात करें तो इनमें जैन मंदिर है कौन सी? सीतनवासल की गुफा। निम्नलिखित में से क्या तमिलनाडु राज्य में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है? इनमें से क्या है जो तमिलनाडु में कृष्णा नदी के तट पर है? तो इनमें से कौन सी गुफा है? ये शीतल वासल की जो गुफा है ये तमिलनाडु में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। शाहनामा प्रसिद्ध मुगल चित्रित पोथी है। शाहनामा की बात करें तो शाहनामा ये प्रसिद्ध मुगल जो पोथी है चित्रित है, ये किसके काल में हुई? ये अकबर के काल में हुई, अकबर कालीन मानी जाती है। पशु पक्षी चित्रांकन किस मुगल शासक के काल में अधिक हुआ? तो ये पशु पक्षियों का चित्रण है जो जहांगीर के काल में सर्वाधिक हुआ था या अधिक हुआ था। अमरावती का प्राचीन नाम है, अमरावती का प्राचीन नाम है धान्य कट्टक। क्या है इसका प्राचीन नाम? धान्य कट्टक है। जैन शैली के किस चित्र जैन शैली के जो चित्र हैं ये किससे संबंधित है? जैन शैली के चित्रों की बात करें तो जैन संप्रदाय से संबंधित दो धर्म थे। एक तो था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। पहले दिगंबर था और दूसरा श्वेतांबर था। तो इसके जो चित्र हैं ये कौन से? श्वेतांबर दिगंबर, दोनों ही आ गए इसमें, श्वेतांबर दिगंबर। जैन धर्म के दोनों संप्रदायों से संबंधित ये चित्र हैं जो यहाँ पर प्राप्त होते हैं या चित्र मिलते हैं। गांधार शैली में बोधिसत्वों का अंकन किस रूप में किया गया? गांधार शैली में बोधिसत्वों का अंकन है ये राजाओं की तरह किया गया, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी अपने जीवन की शुरुआती समय में क्या है जो राजयोग है वो या राजसी जीवन है जो जिया था। महाबलीपुरम के गुहा मंदिर इस श्रेष्ठ कला स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम की बात करें तो महाबलीपुरम के ये जो मंदिर है ये पल्लव कालीन माने जाते हैं। इंडो ग्रीक कला से प्रभावित मूर्तिकला शैली कहलाई, इंडो ग्रीक कला से प्रभावित मूर्तिकला कहलाई कौन सी? गांधार शैली। धीमान और वित्तपाल किस लघु चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार से? तो धीमान और वित्तपाल की बात करें तो ये थे पाल शैली के कलाकार। इन्होंने पाल शैली को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया था। और आपको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए डीएसएसबी के लिए लक्ष्य बैच और राजस्थान वालों के लिए अर्जुन बैच है जो आ चुका है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है। दक्षिण भारत की बात करें चोलकालीन वही ये जो नटराज की प्रतिमा है ये मानी जाती है। प्रसिद्ध चित्र बाज का चित्र किस मुगल चित्रकार ने किया? तो ये बाज का चित्र है ये किसने बनाया था? उस्ताद मंसूर ने बनाया था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। अकबर के दरबार की बात करें तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुस्समद सिराजी। निम्नलिखित में से कौन काकने के नाम से भी जाना जाता है? काकने के नाम से जाना जाता है क्या? सांची। सांची को काकने के नाम से जाना जाता है या सांची का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? काकने है। मुगल कला का स्वर्ण काल है। अब यहां पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, मैं आपको बता देता हूं। हम बहुत बार पढ़ते हैं मुगल चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो किसका काल पढ़ते हैं? हम जहांगीर का काल पढ़ते हैं। जबकि जो डीएसएसबी है इन्होंने जो इसका जो आंसर माना था वो क्या माना था? अकबर काल माना था। जबकि सही आंसर इसका क्या होगा? जहांगीर का काल होगा। बंगाल शैली के प्रमुख प्रणेता कौन थे? बंगाल शैली के प्रमुख प्रणेताओं में बात करें तो ये थे अवनिंद्रनाथ ठाकुर। भारतीय पुनर्जागरण काल के प्रणेता हैं। भारतीय पुनर्जागरण काल के भी प्रणेता कौन थे? अवनिंद्रनाथ ठाकुर। राजा रवि वर्मा ने किस प्रदेश में लिथो प्रेस की स्थापना की थी? राजा रवि वर्मा ने घाटकोपर मुंबई में लिथो प्रेस की स्थापना की थी। और मुंबई कहाँ है? मुंबई है महाराष्ट्र में।
इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, महाराष्ट्र होगा। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक माना जाता है? आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक किसे माना जाता है? ये राम किंकर बेंज को माना जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय चित्रकार एवं मूर्तिकार का जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ था? तो लाहौर पाकिस्तान में जन्म हुआ था किसका? भारतीय मूर्तिकार धनराज भगत का। दीदारगंज से प्राप्त चाम्रधारिणी यक्षी की प्रतिमा संरक्षित है, यानी चाम्रधारिणी यक्षी है जो पटना के दीदारगंज से, कहां से? दीदारगंज कहाँ है? ये दीदारगंज है पटना में। दीदारगंज कहाँ है? पटना में है। तो दीदारगंज के पटना से ये प्रतिमा प्राप्त होती है। और दीदारगंज के पास जो नजदीकी संग्रहालय कौन सा है? पटना है। इसलिए ये दीदारगंज की यक्षिणी है, ये पटना संग्रहालय में संग्रहित है या फिर रखी हुई है। बंगाल के बांकुड़ा या फिर यूं कहें तो बांकुरा जिले में जन्मे मूर्तिकार जिन्हें आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है, ये कौन थे? ये थे राम किंकर बेंच। किस भारतीय समकालीन कलाकार को अंधेरे का चित्रकार के नाम से जाना जाता है? अंधेरे के चित्रकार के रूप में जाना जाता है किसको? गणेश पाइन को। गणेश पाइन को अंधेरे के चित्रकार के रूप में जाना जाता है। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की श्रेणी में ये आता है। पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किस भारतीय चित्रकार को भारतीय कला का पैगंबर कहा? भारतीय कला का पैगंबर किसे माना जाता है? यामिनी राय को माना जाता है। बौद्ध धर्म का प्रमुख चिन्ह है, बौद्ध धर्म का प्रमुख चिन्ह है त्रिरत्न। इसमें क्या आते हैं? इसमें आते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये किस में आते हैं? त्रिरत्न में आते हैं। और पवित्र चिन्ह या प्रमुख चिन्ह कौन सा माना जाता है? त्रिरत्न ही माना जाता है। आरंभ में तंजौर शैली के सभी चित्र बनाए जाते थे। आरंभ में तंजौर शैली के जो सभी चित्र है वो बनाए जाते थे हाथी दांत पर और लकड़ी पर। हाथी दांत और लकड़ी पर ये बनाए जाते थे। शाही और मोम के रंगों से चित्रण करने वाले बंगाल या बंगाली चित्रकार जिन्हें 2014 में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया वो कौन थे? वो थे जोगेन चौधरी। कौन थे? जोगेन चौधरी थे। आधुनिक भारतीय मूर्तिकार जिनका जन्म बंगाल के बांकुरा में हुआ, यानी राम किंकर बेंच से संबंधित लगातार बांकुरा बांकुरा देकर के इन्होंने कितने क्वेश्चन पूछ लिए आपसे? 3 क्वेश्चन पूछ लिए। इसका भी सही आंसर क्या होगा? राम किंकर बेंच होगा। प्रसिद्ध मूर्तिकार एवं लेखिका जिसे प्राचीन बंगाली मूर्तिकला में आधुनिकता लाने के लिए जाना जाता है, तो ये किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है मीरा मुखर्जी को। भारतीय मूर्ति शिल्पों में धर्म चक्र का अंकन प्रतीक है। धर्म चक्र का अंकन किसका प्रतीक है? यहाँ पर धर्म चक्र का अंकन किया जाता है भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना की स्मृति में या फिर याद में। प्राचीन भारत में नाग की कल्पना किस धर्म में प्रचलित है? नाग की कल्पना की बात करें तो हिंदू धर्म में शेषावतार में नाग की कल्पना है। बौद्ध धर्म में मुंचलिद नाग के रूप में प्रसिद्ध है। और जैन धर्म में बात करें तो धर्मेंद्र पार्श्वनाथ के रक्षक नाग को माना जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं अन्य सभी विकल्प जो तीनों दिए गए हैं वो सही है। आधुनिक भारतीय मूर्तिकार जिन्होंने ग्राफिक कलाकार के रूप में ख्याति अर्जित की थी, तो ये किसने की थी? ये ख्याति अर्जित की थी सोमनाथ होर ने। अंजलि ईला मेनन को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से किस सन में सम्मानित किया गया था? तो अंजलि ईला मेनन को जो पद्म श्री पुरस्कार है ये मिला था सन 2000 के अंदर। बौद्ध धर्म में महायान पंथ का उद्देश्य, यानी बौद्ध धर्म में महायान पंथ का उदय होकर बुद्ध मूर्ति का निर्माण यानी किस काल से माना जाता है? तो ये माना जाता है किस काल से? कुषाण काल से। किस काल से? कुषाण काल में सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं जो बनाई गई थी, तो कुषाण काल में इसका जो आंसर है वो सही माना जाएगा। बंगाल की मूर्तिकार मीरा मुखर्जी द्वारा निर्मित शिल्प कौन सी? वुमन केयरिंग चाइल्ड एट कसोली किस माध्यम में बनी है? तो ये किस माध्यम में बनी है? ये बनी है टेराकोटा। टोराकोटा नहीं है, ये है टेराकोटा। ये टाइपिंग मिस्टेक आती है, आगे से भी आती है, आप टोराकोटा नहीं इसको टेराकोटा ही समझे। मूर्तिकार शंखो चौधरी के शिल्पों में क्या दिखाई देता है?
मूर्तिकार शंखो चौधरी में भी चौधरी के मूर्ति शिल्पों में भी हमें घनवादी प्रभाव है जो नजर आता है। यूनेस्को द्वारा घोषित अमृता शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। आप याद रखना अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था, सन 1913 ईस्वी में हुआ था, इसलिए यूनेस्को ने अमृता शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया इसके जन्म के 100वें वर्ष में। तो कब हुआ, ये हुआ था सन 2013 में। किसी भी ग्राफिक डिजाइन में उपभोक्ता को आकर्षित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व होता है। उपभोक्ता को सबसे अधिक आकर्षित करते हैं कौन? चित्र। रघुनाथ महापात्र या मोहपात्रा जिनका निधन 9 मई 2021 को हुआ, भारतीय कला जगत में किस विद्या के कारण ये प्रसिद्ध थे? ये भारतीय कला जगत में क्या थे? ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थे। थोड़ा ये क्वेश्चन है जो छोटा दिखाई दे रहा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये रघुनाथ महापात्रा है जो क्या थे? ये मूर्तिकार थे। ऐसे रंग समूह है जिसमें एक श्रेणी के रंग हो, जैसे पीला, पीला नारंगी, नारंगी, तो वह कहलाता है। तो ये इस प्रकार के रंग हैं जो कहलाते हैं क्या? समीपवर्ती वर्ण। इस प्रकार के रंगों को क्या कहा जाता है? समीपवर्ती, नजदीकी जो रंग है वो कहे जाते हैं या नजदीकी वर्ण कहलाते हैं। जो रेखा अपनी दिशा बार बार बदलती है कहलाती है। जो अपनी दिशा बार बार बदलती है उन रेखाओं को कहा जाता है कौन सी? वक्र रेखा, यानी वक्र रेखाएं। फ्रेस्को सीको, फ्रेस्को सीको नहीं सेको समझो आप इसको, ये क्या सेको ही होता है। फ्रेस्को सेको प्रविधि में चित्रण किया जाता है। फ्रेस्को सेको में क्या? सूखी दीवार पर हो गया, तो भित्ति की अंतिम में सूखी सतह पर, ऑप्शन नंबर 1। अगर गीली सतह की बात करें तो गीली सतह में होता है वो कौन सा होता है? वो होता है फ्रेस्को, फ्रेस्को बुनो। गीली सतह पर चित्रकारी करें उसे कहा जाता है फ्रेस्को बुनो। वह कलाएं जिसके द्वारा या जिनके द्वारा रूप का सर्जन होता है कहलाती है। वह कलाएं जिसके द्वारा रूप का सर्जन होता है, तो ये किस में होता है? ये होता है प्लास्टिक आर्ट में। नाट्य शास्त्र में प्रधान रंग माने गए हैं, नाट्य शास्त्र में प्रधान रंग माने गए हैं 4। प्रधान रंग कितने माने गए हैं? नाट्य शास्त्र में 4 प्रधान रंग माने गए हैं। आप याद रखना विशेष रूप से इन क्वेश्चंस को। सुनैना देवी चित्रकार है। सुनैना देवी चित्रकार किस शैली की है? ये बंगाल शैली की चित्रकार है। बौद्ध युगीन कलाओं का प्रामाणिक एवं विस्तृत इतिहास मिलता है। बौद्ध युगीन कलाओं का प्रामाणिक एवं विस्तृत अध्ययन है, ये ललित विस्तार में हमें प्राप्त होता है। सर्वप्रथम लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण कार्य आरंभ हुआ, ये कहाँ में हुआ था? ये चीन में हुआ था, चाइना में हुआ था। नाट्य शास्त्र में श्रृंगार रस के लिए कौन से रंग का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ श्रृंगार रस के लिए नाट्य शास्त्र में हरे रंग का उल्लेख किया गया है। एम.एफ. हुसैन का संबंध है, एम.एफ. हुसैन का संबंध है प्रगतिशील ग्रुप है जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं पैग समूह है। पैग समूह है जो मुंबई में था। लिखित संदेश चिन्ह, चित्र एवं मुद्रण को सम्मिलित करने वाली एक कलात्मक गतिविधि जिसका उद्देश्य संदेश देना होता है कहलाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ग्राफिक डिजाइन। इसे क्या कहा जाता है? इसे ग्राफिक डिजाइन कहा जाता है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट फिर से आ गया की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सन 1907 में हुई थी और इसकी स्थापना करता थे वो गगनेंद्र नाथ ठाकुर और अवनींद्र नाथ ठाकुर थे। बंगाल स्कूल की देन है। बंगाल स्कूल की इनमें से कौन क्या चीज है जो बंगाल स्कूल की विशेष है? वो चित्रण है जो बंगाल स्कूल की देन है। यक्ष यक्षिणी की पत्थर से बनी मूर्ति जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली में रखा है, किसने बनाया था? ये मूर्ति है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गेट पे ये रखी हुई है और ये किसने बनाई थी? ये राम किंकर बेंच के द्वारा बनाई गई थी। आयताकार आकृतियां प्रतीक है। आयताकार आकृति है जो स्थिरता और एकता का प्रतीक होती है। किसी भी वर्ण के कितने भेद होते हैं? किसी भी वर्ण के 3 भेद होते हैं, सबको पता है। ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका सही आंसर होगा।
लिपटवा गिर्रा चित्रण कहलाती है। लिपटवा गिर्रा चित्रण है, ये क्या है? ये चित्रों का एक सेट होता है या चित्रों के सेट होते हैं। चित्रकार गोपाल चंद तथा लालचंद किस शैली से संबंधित है? गोपाल चंद तथा लालचंद है, ये दोनों के दोनों कलाकार पटना शैली से संबंधित है। वर्ण के प्रधान गुण है, वर्ण के प्रधान गुण कौन कौन से होते हैं? रंगत होता है, बल होता है, सघनता होती है। यानी इसमें जो गुण है वो यही होता है, रंगत, बल और सघनता। ऑप्शन नंबर 2। कला रचना में प्रवाह सर्जन के लिए प्रयुक्त एक विधि है। प्रवाह सर्जन के लिए प्रयुक्त एक विधि होती है, कौन सी? पुनरावृत्ति। प्रवाह उत्पन्न करने के लिए हमें पुनरावृत्ति करना बहुत जरूरी होता है। निम्नलिखित में से कौन से शीत रंग है? शीत का मतलब होता है ठंडा, तो ठंडा रंग है इसमें हरा और नीला। ऑप्शन नंबर 2। पीले का विरोधी रंग है, पीले का विरोधी बात करें तो पीले में देखा जाए इसका जो विरोधी कलर है वो कौन सा मिलेगा? बैंगनी कलर है जो इसका विरोधी होता है। वसली क्या है? एक प्रकार का कागज है, एक प्रकार का कैनवास है माध्यम में, तो ये क्या है? वसली एक प्रकार का कागज है। पोत 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम प्राकृतिक पोत और दूसरा सर्जित पोत और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है अनुकृत पोत। द्वितीयक रंग है, द्वितीयक रंग देखने कौन सा? नारंगी, हरा और बैंगनी। इसमें बात करें तो ये भी नहीं है, हरा, पीला, नीला, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 1 है यही सही। सेकेंडरी कलर आपको बताने हैं जो लाल, पीला और नीला यानी प्राथमिक रंगों से जो कलर हैं जो बने हैं, तो यही एक है, नारंगी, हरा और बैंगनी इसका सही आंसर होगा। स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत का प्रतिपादन कलाकार यूक्लिड ने किया था, जिसका संबंध है, यानी यूक्लिड का संबंध किससे था? यूक्लिड का संबंध किससे है? यूनान से है। अनौपचारिक संतुलन है, अनौपचारिक संतुलन, अनौपचारिक संतुलन में क्या होता है? समान भार वाली आकृतियां केंद्र और असमान वाली दूरी पर, या फिर देखें इसमें अन्य विकल्पों में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। छोटी आकृतियां केंद्र के पास और बड़ी आकृतियां केंद्र से दूर नहीं। अधिक आकर्षण केंद्र के पास, हाँ ये सही है। अनौपचारिक संतुलन में क्या होता है? अधिक आकर्षण केंद्र के पास होता है और निर्बल यानी कम आकर्षण है जो केंद्र से क्या होता है? दूर होता है। ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका सही आंसर होगा। सिंधु सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी प्रधानतया किस रंग से है? तो ये प्रधानतया मिलती है कौन से रंग से? काले रंग से। यानी लाल रंग के बर्तनों पर आप ध्यान रखना, लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग से चित्रण है जो सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ है। तो इसने पूछा है पात्रों पर चित्रकारी का प्रधानतया रंग, चित्रकारी है जो किससे हुई है? काले रंग से हुई है। ऑप्शन नंबर 4। चित्र संयोजन में वर्ण संतुलन करने की एक प्रविधि है, यानी वर्ण संतुलन करने की एक जो परिविधि होती है वो है क्षेत्रफल का नियम, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया यानी क्षेत्रफल का नियम ही होता है इसमें। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिल जाएगा। अनुरंकन यानी रेंडरिंग की मुख्य विशेषता है, रेंडरिंग की मुख्य विशेषता होती है इसमें जो आकार है वो कैसे होते हैं? द्विआयामी होते हैं, तो द्विआयामी रूपाकार है जो इसके सही आंसर होगा। सामंजस्य कला सर्जन का वह सिद्धांत है जिसमें कला तत्वों को संतुलन करते हैं, कला तत्वों के चित्र में भावांकन करते हैं, चित्र में पोत का संतुलन किया जाता है, कला तत्वों के निरर्थक विकर्षण से बचाव करते हैं। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो 1 होगा। यानी सामंजस्य का मतलब होता है सभी तत्वों को एक साथ जोड़ के रखना, किसी भी प्रकार का बिखराव नहीं होना, यानी विकर्षण नहीं होना, विकर्षण से चित्र को बचाना है जो सामंजस्य का मुख्य उद्देश्य होता है। रचना विधान के अनुसार नाग्रम चित्रण है, रचना विधान के अनुसार नाग्रम चित्रण क्या है? जो चित्र गोलाकार में चित्रित हो तथा आभूषणों का प्रयोग कम हो, इसे क्या कहा जाता है? इसे नाग्रम कहा जाता है। चित्र अंतराल की सम विभक्ति अभिव्यक्त करती है। सम विभक्ति की बात करें तो सम विभक्ति में संतुलन, एकता और शक्ति। ऑप्शन नंबर 3। द्विआयामी अंकन के संदर्भ में कौन सा कथन
सत्य है। द्विआयामी में बात करें तो इसमें क्या होता है, रूप रंग पोत की स्वाभाविकता, हाँ यही होता, रूप और रंग का साधारणीकरण होता है। इसमें रूप और रंग का क्या होता है, साधारणीकरण होता है। ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका सही आंसर होगा। भारतीय भित्ति चित्रकारों ने रेखाओं द्वारा अपने अनुभव, लघुता, बल, अलंकरण एवं कलात्मक अभिरुचियों का एक साथ प्रदर्शन किया है। कहाँ पर किया है, तो ये इन्होंने सबका एक साथ प्रदर्शन हुआ है अजंता के चित्रों में, अजंता की गुफा चित्रों में। सम्रांगण सूत्रधार में चित्र अंतराल के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर शब्द का प्रयोग हुआ सम्रांगण सूत्रधार में, वो है भूमि बंधन। तेल और पानी के प्रतिरोध के सिद्धांत पर आधारित प्रविधि है। तेल और पानी में बात करें तो ये एक साथ है। तेल और पानी के प्रतिरोध के सिद्धांत पर आधारित प्रविधि है, इसमें कौन सी, लिथोग्राफी। हिगल द्वारा किए गए कलाओं के वर्गीकरण का आधार है। हिगल ने किस आधार पर कलाओं का वर्गीकरण किया, इन्होंने इंद्रिय आधार पर या इंद्रिय आधार पर कलाओं का वर्गीकरण किया था। निम्नलिखित में से कौन अनुपयोगी वस्तुओं जैसे मेटल की टूटी जालियां, बोतलें, फटे कपड़े इत्यादि मूर्ति शिल्प निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये थे कौन, इसमें थे अपने हिम्मत शाह। इसमें कौन थे, हिम्मत शाह थे। प्रगतिशील कला समूह के कलाकार एफ.एन. सुजा का जन्म स्थल है, तो एफ.एन. सुजा है ये कहाँ के थे, ये सुजा जी गोवा के थे। रेखांकन चित्रण हेतु प्रयुक्त कागज की मोटाई यानी गुणवत्ता है। कागज की मोटाई गुणवत्ता को कहा जाता है जीएसएम। कागज की मोटाई गुणवत्ता को क्या कहा जाता है, जीएसएम कहा जाता है। सुजा एवं आरा ने प्रगतिशील ग्रुप की स्थापना की। सुजा और आरा ने प्रगतिशील यानी पैग ग्रुप की स्थापना जो कब की थी, ये की थी सन 1948 ईस्वी में। रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब की, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना सन 1919 ईस्वी में की थी। आकृति मूलक प्रसिद्ध कलाकार जो चित्रकला के अतिरिक्त मूर्तिकार व भित्ति चित्रकार भी था, तो ये कौन था, ये ए रामचंद्रन था। चित्रकार राम कुमार को भारत सरकार ने 1971 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया था, तो इसे सम्मानित किया था किससे, पद्मश्री पुरस्कार से। जवाहर कला केंद्र जयपुर की स्थापना कब हुई थी, तो जवाहर कला जयपुर की स्थापना सबको पता है सन 1993 में हुई थी। क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर नामक पुस्तक किस कलाकार की है, तो क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर नामक पुस्तक है, ये किसकी है, चिंतामणि कर की है। ये किसकी है, चिंतामणि कर की है। सांबोधिक यानी कंसेप्चुअल आर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। इसमें प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, सही है। यह पारंपरिक कला माध्यमों का उपयोग नहीं करता है, यह भी सही है। यह इंद्रियों के स्थान पर मस्तिष्क को प्रभावित करता है, यानी अन्य सभी विकल्प इसमें क्या है, सही है। चित्र में प्राकृतिक त्रिविम दृश्य के लिए परिप्रेक्ष्य के नियमों के अनुसार चित्रण करते समय वस्तु के अंगों को घटाकर अंकित करते कहलाता है। इसे क्या कहलाता है, इसे कहा जाता है स्थितिजन्य लघुता। इसे स्थितिजन्य लघुता कहा जाता है। कला एक मानवीय चेष्टा है। इसमें एक मनुष्य अपनी अनुभूतियों को स्वेच्छापूर्वक कुछ संकेतों के द्वारा दूसरों पर प्रकट करता है, जिससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो, उन्हीं अनुभवों की अनुभूति करे। यह कथन किसका है, तो यह कथन है किसका, लियो टॉलस्टॉय का। शेषनाग वंश की उपलब्ध सबसे प्राचीन प्रतिमा कौन सी, अजात शत्रु की को किस नाम से जाना जाता है। अजात शत्रु की प्रतिमा है, इसको जाना जाता है प्रखम यक्ष के नाम से। किस भारतीय चित्रकार को रंगों का सम्राट कहा जाता है, तो रंगों का सम्राट कौन कहलाता है, यह अब्दुल रहमान चुगताई है, इसको कहा जाता है। अंगीकृत छाया कहते हैं। अंगीकृत छाया किसे कहा जाता है, यह कहा जाता है वस्तु पर दिखाई देने वाली छाया को अंगीकृत छाया कहा जाता है।
सुप्रसिद्ध जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो जहांगीर आर्ट गैलरी है जो मुंबई में स्थित है। के हेबर का जन्म कहाँ हुआ था? हेबर का जन्म है जो कर्नाटक में हुआ था। 1969-70 में कुणाल फिल्म के लिए किस कलाकार को फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया? तो ये किसे दिया गया? ये दिया गया था तैयब मेहता को। किसको? तैयब मेहता को। तंत्र कला प्रणेता कलाकार है, तंत्र कलाकार कौन है? GR संतोष। इसमें कौन है? तंत्र कलाकार है। तंत्र कलाकार की बात करें तो सॉरी, तंत्र कलाकार है कौन है इसमें? KCS पनीकर। इसमें तंत्र कलाकार कौन है? KCS पनीकर है। पहले की छपाई मशीनें बनाई जाती थी। पहले की जो छपाई मशीनें हैं वो किससे बनाई जाती थी? तो ये बनाई जाती थी लकड़ी से। किससे बनाई जाती थी? शुरुआत में लकड़ी के ठप्पे बनाए जाते थे। दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा की बात करें तो दृष्टि रेखा वह रेखा जिसमें लुप्त बिंदुओं में सभी समानांतर क्षैतिज रेखाएं विलीन होती है, इसे ही क्या कहा जाता है? इसे दृष्टि रेखा कहा जाता है। दार्जिलिंग कुल्ली गर्ल किस कलाकार का चित्र है? ये आप चित्र देख सकते हो। इसके चित्रकार कौन थे? NS बेंद्रे थे। सेरिग्राफी रिलीफ विधि इसकी मुख्य विधि है। सेरिग्राफी की बात करें तो ये सेरिग्राफी है छापांकन की विधि। सेरिग्राफी है जो किसकी विधि है? ये छापांकन की एक प्रमुख विधि है। म्यूरल भित्ति चित्र से संबंधित तकनीक है। भित्ति चित्रों की तकनीक कौन सी? म्यूरल, सिग्रेफिटो, फ्रेस्को, टेम्परा, यानी अन्य सभी विकल्प हैं जो इसके क्या है? सही है। अचल जीवन चित्रकला स्टिल लाइफ पेंटिंग किसका चित्रण है? तो इसमें क्या निर्जीव वस्तुओं का जो चित्रण है वो होता है। परिरेखा है। परिरेखा क्या है? परिरेखा है चित्रित वस्तु की बाह्य रेखा जो वस्तु के गुण, आयतन व दिशा दर्शाने के लिए नियंत्रित करके खींची जाती है। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका सही उत्तर होगा। अवलोकन कौशल किस क्षमता या गुण पर करता है? तो जो अवलोकन कौशल है वो किस क्षमता या गुण पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है विवरण पर बारीकी से ध्यान देना। और आप ध्यान दीजिए लक्ष्य बैच पर, लक्ष्य बैच 2.0 और राजस्थान वाले अर्जुन बैच पे जो आपके लिए सबसे अच्छा है। टकमण 28 कला समूह उदयपुर के कलाकार हैं। टकमण जो 28 कला समूह है इसमें उदयपुर के कौन से कलाकार है? तो इसमें बात करें तो ये है लक्ष्मी लाल वर्मा और सुरेश शर्मा। ऑप्शन नंबर 4। कालीघाट चित्रकला शैली आरंभ हुई। कालीघाट चित्रकला शैली है जो कलकत्ता के काली मंदिर से स्टार्ट हुई थी। आदिल शाह और इब्राहिम शाह द्वारा किस चित्र शैली को बढ़ावा दिया गया? तो इनके द्वारा बढ़ावा दिया गया था दक्षिण या दक्कन शैली को। वुडकट और लिनोकट संबंधित है। वुडकट और लिनोकट संबंधित है रिलीफ प्रिंटिंग विधि से। कंप्यूटर ग्राफिक में किसी वस्तु के आकार को बदलने को कहा जाता है। कंप्यूटर ग्राफिक में किसी वस्तु के आकार को अगर बदलना हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्केलिंग। टेम्परा पेंटिंग तकनीक में उपयोग में आता है। टेम्परा तकनीक है उसमें क्या चीजें उपयोग में आती है? इसमें अंडे की जर्दी आता है और पानी का जो रंग है जो उपयोग में आता है, पानी या रंग है जो उपयोग में आता है। शकुंतला कमल के पत्ते पर प्रेम पत्र लिख रही है किस चित्रकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो ये राजा रवि वर्मा का बहुत प्रसिद्ध चित्र है। आपकी इसकी इमेज भी आप कई बार देख चुके हो। दक्कन कला स्कूल जो मुख्य केंद्र रहे हैं कौन से? दक्षिण या दक्षिण शैली के जो मुख्य केंद्र है वो रहे हैं बीजापुर और गोलकुंडा। इसके साथ एक और था कौन सा? अहमदनगर। कौन सा? अहमदनगर। विरार और बीदर को भी आप याद रख सकते हो। 5 कला के केंद्र थे वो प्रमुख थे। बीकानेर शैली के प्रमुख प्रवर्तक थे। बीकानेर शैली के जो प्रमुख प्रवर्तक थे वो कौन थे? अनूप सिंह थे। राजा अनूप सिंह थे। दृश्य चित्रण का सही अनुक्रम चुने। दृश्य चित्रण में सबसे पहले व्यू फाइंडिंग होता है, दृश्य को देखना है, फिर पेपर
टेप का प्रयोग किया जाता है, फिर रेखांकन किया जाता है और फिर रंगांकन किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका सही आंसर होगा। नील इंडिगो रंग है। नील क्या है? इंडिगो ये एक वानस्पतिक रंग है। कृष्णा जी हवेला जी आरा का असली नाम क्या है? इसका असली नाम क्या था? किशन था। अब आगे जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित। आप चाहे तो आगे के प्रश्नों को छोड़ सकते हैं और मैं तो क्या है इन प्रश्नों को आपको पढ़ाऊंगा और विद्यार्थियों से भी मैं यही आग्रह करूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को एक बार देखें। हो सकता है ये क्वेश्चन इसी प्रकार के होते हैं जो रिपीट भी हो जाए और इन्हीं के इर्द गिर्द आने की संभावना रहती है। तो ये प्रश्न है भारत ने किस वर्ष में CEDAW पर हस्ताक्षर किया और क्रियान्वित करने के लिए संकल्पबद्ध किया? तो ये किया था कब? सन 1980 में। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए नाटक के आयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा पहला कदम होना चाहिए? तो सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तो स्क्रिप्ट विकसित करना इनका पहला कदम होना चाहिए। विविध बुद्धिमत्ता मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत है जो सबसे पहले किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति किस वर्ष तैयार की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 में तैयार की गई थी। निम्नलिखित में से कौन उच्च प्राथमिक स्तर पर कला का संदेश नहीं होना चाहिए? यानी कौन सा संदेश है जो उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए? तो कला के रूप में दक्षता प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में अधिक जागरूक बनाना ये होना चाहिए। शिक्षार्थियों को अधिक रचनात्मक बनाए ये भी होना चाहिए। आनंद का अनुभव करें ये भी होना चाहिए। इसमें क्या नहीं होता है? कला के रूप में दक्षता प्राप्त नहीं की जा सकती उच्च प्राथमिक स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन गलत है? गलत बताना है। लिंग प्रकृति प्रदत्त है और जेंडर समाज और संस्कृति द्वारा निर्मित है, ये सही है। जेंडर भेदभाव से केवल महिलाएं ही प्रभावित होती है, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें सही स्टेटमेंट क्या है? केवल और केवल एक नंबर, केवल और केवल, हाँ सॉरी, इसमें ये गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, ये सही नहीं, ये गलत स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है। तो गलत कौन सा है? केवल और केवल जो 2 नंबर है ये इसका गलत स्टेटमेंट है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान या किस प्रक्रिया के द्वारा किसी पदार्थ या लक्ष्य से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त की जाती है? तो ये जानकारी प्राप्त की जाती है किसमें? निर्धारण के अंदर। किसने कहा है उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें न केवल जानकारी देती बल्कि हमारे जीवन को सभी अस्तित्वों या अस्तित्व के साथ सामंजस्य बैठाती है? तो ये किसने कहा था? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। निम्नलिखित में से किस स्रोत से नाटक के विचार आ सकते हैं? नाटक के जो विचार है ये कल्पना, पर्यावरण, व्यक्तिगत अनुभव, सभी से। 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक निर्धारण का एक रूप है और संकलनात्मक निर्धारण का नहीं है? तो सृजनात्मक निर्धारण का एक रूप है जो संकलनात्मक निर्धारण का नहीं है। तो इसमें क्या नहीं है? यह छात्रों की जरूरतों के अनुसार लचीला हो सकता है, ये ही क्या है? सही आंसर होगा। किस वर्ष की रिपोर्ट युवा बच्चे और कला रचनात्मक संबंध बनाना में शोधकर्ताओं ने पाया कि कला शिक्षा बच्चे के संज्ञानात्मक, भाषा और मोटर कौशल में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है? तो ये कब हुआ था? सन 1998 की रिपोर्ट है। निम्नलिखित में से किस आयु सीमा को बाद के बचपन के रूप में जाना जाता है? तो बाद के बचपन के रूप में जाना जाता है किसको? 6 से 12 साल की
उम्र को। निम्नलिखित में से कौन सी संगीत अवधारणा को केवल उच्च माध्यमिक स्तर पर ही पेश किया जाना चाहिए? तो उच्च माध्यमिक पर केवल क्या होना चाहिए? श्रुति और स्वर उच्च माध्यमिक स्तर पर, यानी ऑप्शन नंबर श्रुति और स्वर यानी 3 नंबर, केवल और केवल 3 नंबर है, ये कहां पर? 1 नंबर में है। तो इसका जो 1 नंबर है जो इसका सही आंसर होगा। समकालीन कलाकारों के ज्ञान, उनके काम करने की शैली, पेंटिंग आदि सहित सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किस चरण में पेश किया जाना चाहिए? तो ये पेश किया जाना चाहिए कौन से चरण में? माध्यमिक स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि के सुकरात या सोक्रेटिस प्रतिपादक थे? तो सुकरात है ये प्रश्न उत्तर विधि के प्रतिपादक हैं जो माने जाते हैं। आप एक स्कूल में कला के शिक्षक हैं। कक्षा को व्यवस्थित करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस नीति का पालन नहीं करना चाहिए? देखो, कला शिक्षक से ही संबंधित ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें है, छात्रों को कक्षा को सजाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आप कला के शिक्षक हैं तो आप ये नहीं कहोगे बच्चों को कि आप कला के कक्ष को क्या कर दो? सजा दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी कला रूप का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? किसी भी कला रूप का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो होता है आत्म प्राप्ति। समूह का व्यवहार निम्नलिखित में से कौन से अनुकरणीय व्यवहार का उपयुक्त उदाहरण है? तो ये किसका है? ये है प्रकटीकरण का प्रभाव। मूल्यांकन के संबंध में सीसीई का पूर्ण रूप क्या है? सीसीई का पूरा नाम है कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन, ऑप्शन नंबर 1। और अब हम चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा है कि हर जगह मध्यस्थता और रचनात्मकता की कमी है? खासकर विद्यालयों में कला हमारे जीवन से गायब है और हम हिंसा को रास्ता दे रहे हैं। तो ये किसने कहा था? ये कहा था यहूदी मेनुहिन के द्वारा। और आप अगर डेडिकेटेडली तैयारी करना चाहते हो तो हम आपके लिए हमेशा प्रयासरत हैं। मैं आपको पहले ही कह चुका कि जो जो एग्जाम्स आएगी उस एग्जाम से पहले उससे संबंधित जितने भी ओल्ड पेपर आज तक हुए हैं वो सारे के सारे पेपर आपको मिशन आर्ट के यूट्यूब चैनल पर डबल फॉर्मेट में फ्री में करवाए जाएंगे। अगर आप डेडिकेटेडली तैयारी पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हो तो आप लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें वीडियो लेक्चर के साथ टेस्ट सीरीज रहेगी। और लक्ष्य बैच 2.0 में ओनली टेस्ट सीरीज और राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए स्कूल व्याख्याता से संबंधित अर्जुन बैच है जो आ चुका है। अर्जुन बैच ज्वाइन करने के बाद आपको भारत की किसी भी टीचर से संबंधित जो भर्ती है उनकी अलग से तैयारी करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मिलते हैं किसी अन्य पेपर के साथ, किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।